फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, मैं आज से एक इंडियन पॉलिटी का पीवाईक्यू का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। और आज से पिछले करीब 30 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपी पीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हुए हैं, चाहे वो आरओ एआरओ हो या फिर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, वो सारा का सारा क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी का पीवाईक्यू का चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। ये आज का पहला वीडियो है, जो कि पहला चैप्टर मैं बनाने जा रहा हूँ और आप लोग को देने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बस आपका थोड़ा सा हेल्प चाहिए मुझे इस पीवाईक्यू के सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए। और ये हेल्प ये चाहिए कि आपका मोटिवेशन। और आप हमें मोटिवेट किस तरीके से कर सकते हैं आपको भी पता है। बस आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हमारा ये पीवाईक्यू का जो लेक्चर है ये कैसा लगा, अच्छा लगा तो उसको कमेंट करें। और अगर अगला लेक्चर और चाहिए तो हमें कमेंट में लिख के बताएं। और इस तरीके से आप जब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे हमारी वीडियोस को, तो हम भी मोटिवेट होकर एक कंप्लीट पीवाईक्यू सक्सेसफुली बनाएंगे, 30 साल का देंगे, जिसमें आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन कवरेज रहेगा। और इस क्वेश्चन कवरेज के साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एग्ज़ाम में, आपका दायरा बढ़ जाएगा और आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एटलीस्ट यूपीपीएससी के क्वेश्चंस को तो आप कह लें कि 95% आप सॉल्व करके ही आएंगे। और मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं। ये रहा। उसके बाद हम लोग एक हमने जो प्लान किया हुआ है कि एक थ्योरी की एक अलग से सीरीज चलाएंगे पॉलिटी का, चाहे वो सारे भाग हो चाहे शेड्यूल हो, तो उसको भी एक चैप्टर वाइज करके स्टेट्स यूनियंस जो भी है उसमें डिवाइड करके पूरा का पूरा एंड टू एंड चलाएंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। फिलहाल अभी जो हमारा फोकस है कि इंडियन पॉलिटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सीरीज है उसको स्टार्ट से लेके एंड किया जाए। और उसमें बस आपके एक ही साथ की ज़रूरत है कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो पहला क्लास है हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि जिसमें पहला चैप्टर है भारतीय राज्य व्यवस्था में शासन। एक चीज़ और बता दें, देखिए हमारे इस पीडीएफ में जो भी है आपको क्वेश्चंस के नीचे आंसर मिलेगा। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले क्वेश्चंस पढ़ें, आंसर को ध्यान न दें, और एक तरीके से आपका कह लें कि रिवीजन पीवाईक्यू है। आपको अगर आंसर दिख भी रहा है तो आप ईमानदारी से क्वेश्चन देखें और ऑप्शन देखें, और उसमें उस ऑप्शन को सही करें। जो नहीं पता है उसको अपने नोटबुक में नोट कर लें, कॉपी में, और उसको आगे बढ़ें। एक सीखने का है और रिवीजन का है, जिससे आपका पूरा कंप्लीट कवरेज मिलेगा। और आपको ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, एक ही जगह सब कुछ मिलने वाला है आपको यहाँ पे फ्रेंड्स। चलिए, तो आज का ये हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है फ्रेंड्स ये हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था में शासन। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अब देखिए, इसमें आंसर आपको दिख रहा होगा पीडीएफ में, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। मैं तो यही कहूँगा कि आप आंसर पे ध्यान मत दीजिए, आप अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी। तो ये हम कह लें कि हमारे भारतीय संविधान का जो विकास का जो इतिहास रहा है, ये चैप्टर उससे संबंधित है। तो ये थी हमारे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो अब देखिए, यहाँ पे जो चीज़ें हम पढ़ेंगे, जो चीज़ें आपको याद हैं, जो चीज़ें आपको पता है, वो तो ठीक है, वो तो आपका एक रिवीजन हो जा रहा है। जो चीज़ें आपको नहीं पता है कि अच्छा ये है, तो उसको आप यहीं पे वन स्टॉप सॉल्यूशन है, तो यहीं पे आप उसको कंठस्थ कर लें, ताकि हमेशा के लिए आपका जो भूलने का समस्या है वो ख़त्म हो जाए। और यहीं पे आप ये दृढ़ निश्चय कर लें कि आज से हमको ये चीज़ कन्फर्म करना है, ये चीज़ भूलना नहीं है। तो ये कन्फर्म हो गया कि ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, जैसे कथन दिया गया है, ये वाला जो पॉइंट है कथन वाला पॉइंट है कि पहला कथन है कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा कथन है कि लेमेस्टर
इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो देखिए, ये कथन तो सत्य है, अभी हमने ऊपर पढ़ ही लिया हुआ है। ये कथन असत्य है, ये फॉल्स है। लेमिस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। ये मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। एलिजा इम्पे जो है, सुप्रीम कोर्ट जब बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो उसके मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जिसमें पूछा गया कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कम्युनिस्ट सदस्य की नियुक्ति। देखिए, ये वाला तो हम पढ़ चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी, है ना, जो कि आंसर 1 हो जाएगा इसका। अब नियंत्रण परिषद की स्थापना, अगर देखिए, अगर आपको एक आंसर पता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी का आंसर 1 नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, ये आपको मैच कर रहा है। यहाँ पे ये वाला आपको यहाँ पे मैच कर रहा है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, तो होता है। लेकिन और भी चीज़ें हम सीखते हैं यहाँ पे। नियंत्रण परिषद की स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला गया है यहाँ पे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो याद रखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, नहीं सॉरी, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। विलियम पिट्स वाज प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, तो उन्होंने एक एक्ट ये पास किया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो ए का आंसर देखिए, ये 2 हो गया, पिट्स का भारत अधिनियम 1784। इंग्लिश मिशनरियों, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। देखिए, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो मिलती है 1713 के चार्टर अधिनियम से मिलती है। तो 1813 के चार्टर अधिनियम से मिलती है। तो ये भी हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद बचता है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो ये इसका आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। 1833। तो अभी फ्रेंड्स हमने पढ़ा, ये पहला पॉइंट हमने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहला पॉइंट हमने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा हमने पढ़ा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, विलियम पिट्स, वो भारत उस समय प्रधानमंत्री थे वहाँ के। और तीसरा हमने पढ़ा 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर, ध्यान रखिए ये रिवीजन PYQ सीरीज है, जिसमें आपकी जो पढ़ी हुई चीज़ें यहाँ पे फ्रेश होंगी, क्लेरिफाई होंगी, और इस बेसिस पे आप अपने सोच का दायरा बढ़ा के एग्ज़ाम में जो कि आपको एडवांटेज ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट होगा 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो हमने देखिए एक से दो क्वेश्चन में 4 एक्ट सीख लिए, जिसकी इम्पोर्टेंट प्रावधान इस प्रकार से हैं कि 1773 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कोलकाता में किया गया था। 1784 में किया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको बोलते हैं नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद 1813 में इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दे दी गई थी। इंग्लिश मिशनरियाँ 1813 के चार्टर एक्ट में। अब 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कर दी गई थी। इसी के बाद हम लोग देखेंगे चीन प्लस चाय, चीन और चाय के साथ व्यापार किस चार्टर एक्ट में इसको बरकरार रखा गया, और इसके अलावा छोड़ के अन्य एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। ये भी क्वेश्चन PYQ में पूछा गया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग 1909, 1919 और 1935 के एक्ट भी डिस्कस करेंगे थ्रू क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन आ गया कि किस अधिनियम के तहत ये आ गया क्वेश्चन
कि किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो वो वही याद रखिए इसमें 1813 में हमने एक चीज़ और पहले पढ़ी थी, इंग्लिश मिशनरियाँ भारत आए, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में काम करने का मौका मिला। तो आप ऐसे याद रखिए कि 1813 में जब इंग्लिश मिशनरीज जब भारत में आती हैं अपने काम करने के लिए, भाई देखिए वो लोग इंग्लिश मिशनरी और हाई फाई वो लोग का प्रैक्टिस था, वेस्टर्न कल्चर था चाय पीने का, है ना। तो इसको भी 1813 में ही इसको बरकरार रखा गया कि भाई ये जब आए हैं, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, एक तरीके से ट्रिक है कि 1813 में जब इंग्लिश मिशनरियाँ भारत में आती हैं तो उनको चाय पीने दिया जाए, तो इस वजह से चीन और चाय के साथ व्यापार को बरकरार रखा गया, उसको छोड़ के अन्य व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए। तो 1813 में हमने दो चीज़ें सीख ली, एक तो चीन प्लस चाय के साथ, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, और इंग्लिश मिशनरीज को भारत में आने की अनुमति मिल गई, वहाँ पे कार्य करने की अनुमति मिल गई। तो 1813 का चार्टर एक्ट में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हमने यहाँ पे पीवाईक्यू में जो पूछा गया है और आगे पूछ भी सकता है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। जी हाँ, हमने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में एक कानूनी सलाहकार की जो नियुक्ति की गई थी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत की गई थी। ठीक है, अभी इसका हम एक्सप्लेनेशन एक बार देखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये हम इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं ताकि हमारा जो चीज़ें हैं वो तो याद हो और कुछ जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो उसमें। तो देखिए चार्टर एक्ट 1833, ये जो इसमें दिया गया है कि धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, इसको ध्यान नहीं देना है। इसमें कहा गया था किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा का योग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी एक मुख्य आधार बनी। तो इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इतना याद रखिए, 1833 की धारा प्रशासन भागीदारी मुख्य आधार। देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया संख्या आधार संख्या 87, ये पीसीएस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कि क्या पता वो पूछ ले कि कौन सी धारा संख्या के तहत क्या किया गया था, क्योंकि पीसीएस में ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस कभी कभी पूछता है जो कि बहुत मतलब माइक्रो लेवल पे जाके पूछता है और उसको आंसर करना मुश्किल होता है। तो हर एक एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। तो अगर आप उन सब चीज़ों को ध्यान नहीं भी देते हैं, जो मेजर चीज़ें हैं, जो बेसिक है वो चीज़ें आनी ही चाहिए, तो उस पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा 1833 का चार्टर एक्ट। क्वेश्चन था कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया। इसको ऐसे याद रखिए कि जैसे हमने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की जो नियुक्ति की गई थी चार्टर अधिनियम 1833 के तहत की गई थी। तो जब कानूनी सदस्य की नियुक्ति की जा रही है तो कहीं ना कहीं भारतीय जो है बाद में इसी परिषद में भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। तो ये एक तरीका है जिससे भारतीय अपने देश की राजनीतिक, आर्थिक और संवैधानिक विकास के लिए उसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं। और ये एक तरीका था कि इसी अधिनियम के तहत चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। तो ये चीज़ देखिए 1833 में हमने दो चीज़ पढ़ ली, 1833 में हमने दो चीज़ पढ़ ली, 1833 में दो पॉइंट पढ़ा हमने। हम इसको साथ ही रिवाइज करते चले गए कि पहला पॉइंट तो यही वाला है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी। और दूसरा पॉइंट ये है कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया चार्टर एक्ट 1833 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कहना, ठीक है। और इसका आंसर बस सीधे इतना याद किए, बजट मतलब 1892।
है ना। तो ये इसमें 1892 देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजट मीन्स 1892, इसे याद रखिए, है ना। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर दिया है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ आंसर दिया है, लेकिन आप इस पर ध्यान मत दीजिए। आप अगर रिवीजन करना चाह रहे हैं इसको, आप अपना रिवीजन करना चाह रहे हैं थ्रू PYQ, तो इसकी उसके लिए आपको ये बेस्ट वीडियो है। आप वन बाय वन, और देखिए जल्दी से, मतलब बिना टाइम गंवाए और जल्दी जल्दी रिवीजन करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। तो ये है, तो ये क्वेश्चन था हमारा, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? वो था भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, तो इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं इसका, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमको भी लग रहा है कि 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1892 का था, उसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो इसमें देखिए एक था कि बजट मतलब 1892, ऐसा याद रखिए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? यूपी PCS प्री 2014 में पूछा गया सवाल है ये। हाँ, तो इसका आंसर 1773 का रेगुलेटिंग है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। भारत का देखिए यहाँ पे दिया गया, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ठीक है, तो ये 1937 में, जो बाद में इसको भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था, है ना। तो इसमें देखिए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे, और उसके जो 1773 के तहत किया गया था, मुख्य न्यायालय की स्थापना कोलकाता में की गई थी, उसके प्रथम न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। और 1935 के अधिनियम के तहत जो अक्टूबर 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो उसके मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस ग्वेयर। मॉरिस ग्वेयर, याद रखिए, मॉरिस ग्वेयर थे उसके मुख्य न्यायाधीश। कौन थे? मॉरिस ग्वेयर। तो ये चीज़ याद रखिए फ्रेंड्स, कि संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। याद रखिएगा, द्वैध शासन केंद्र में, ये पूछा गया केंद्र में द्वैध शासन। द्वैध शासन मतलब कि देखिए क्या होता है कि केंद्र में रिजर्व लिस्ट रखी जाती थी, और आरक्षित लिस्ट और हस्तांतरित लिस्ट बोला जाता है ना। तो रिजर्व लिस्ट और हस्तांतरित लिस्ट जो भी है, तो उसमें अपने कौन कौन से मिनिस्ट्री किसको क्या रहनी, वो डिवाइड की जाती थी कि अंग्रेज़ों को कौन सा देखना है और इंडियंस को कौन सा देखना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए रिजर्व लिस्ट, मतलब ट्रांसफर लिस्ट और रिजर्व लिस्ट, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता था। तो उसके हिसाब से मिनिस्ट्री बढ़ जाती थी, और वही होता था द्वैध शासन, तो सेंट्रल लेवल पे। तो जो हमारे यूनियन के जो सब्जेक्ट हैं, संघीय विषय जो थे, उनको 2 भागों में बांट दिया जाता था। जो यूनियन सब्जेक्ट हैं, जैसे हमारा स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट होता है ना, तो जो हमारा यूनियन का लिस्ट है, संघ का जो विषय है, उसको रिजर्व और ट्रांसफर्ड, और ये हमारा ट्रांसफर्ड, ये 2 लिस्ट में बांट दिया गया, रिजर्व और ट्रांसफर, सेंट्रल लेवल पे। ये केंद्र लेवल की बात है। ये इसीलिए इसको बोलते हैं द्वैध शासन, डायरकी, इंग्लिश बोलते हैं डायरकी।
ये केवल और केवल देखिए, ये करने का मकसद, अंग्रेज़ों का मुख्य मकसद यही था कि भारतीय सत्ता में अपना प्रतिनिधित्व बनाए रखना, है ना? अपना प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए इन्होंने द्वैध शासन लाए। जो मुख्य विषय थे अंग्रेज़ों के पास थे, और जो ऐसे विषय जो मुख्य नहीं थे, क्योंकि भारतीयों की उस समय डिमांड हुआ करती थी कि हमको भारतीय शासन में हिस्सेदारी में भारतीय शासन की हिस्सेदारी करने का हमको मौका दिया जाए, हमको स्वराज चाहिए, बाद में स्वराज की मांग है, बाद में पूर्ण स्वराज की मांग आती है। तो वो एक कदम था भारतीयों को इस शासन में हिस्सेदारी देने के लिए, वो भी मजबूरी उनको दिया गया, तो द्वैध शासन इसको बोलते हैं। उस टाइम की जो परिस्थितियाँ थी, अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से सोचकर उनको दिया था द्वैध शासन। तो रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड, याद रखिएगा, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड, ये होता है आरक्षित और हस्तांतरित। हस्तांतरित, तो विषयों को दो विषय में बांटा गया था। तो ये, और ये 1935 भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, केंद्र में द्वैध शासन, है ना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बाद केंद्र में द्वैध शासन बना दिया गया। आइए इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए कि 1935 में क्या क्या हुआ, ये चीज़ देखने की बात है। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था। ठीक है, तो देखिए 1919 में और 1935, यहाँ याद रखिए प्रांत मतलब स्टेट्स, और याद रखिए केंद्र मतलब सेंट्रल। ठीक है, तो यहाँ पे द्वैध शासन लाया गया 1919 में, और केंद्र में लाया गया द्वैध शासन 1935 में। तो जब केंद्र वाला लाया गया तो उस समय ये प्रांत वाला व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। तो जब केंद्र में द्वैध शासन आता है 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 के, जब केंद्र में द्वैध शासन आता है तो उसके बाद से उसी समय प्रांत में समाप्त कर दिया जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। और प्रांत में द्वैध शासन कब से स्टार्ट हुआ होता है? ये होता है 1919 के एक्ट के तहत। ठीक है, और केंद्र में जो द्वैध शासन आता है उसको जो संघीय विषय हैं, जो यूनियन लिस्ट हैं, उसको दो भागों में बांट दिया गया। यूनियन लिस्ट को दो भागों में बांट दिया गया। यूनियन जो विषय हैं, संघीय विषय हैं, रिजर्व प्लस ट्रांसफर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पूछा गया है एक बार कि किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो 1935। देखिए ये चीज़ मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन की चीज़ें हैं। आज आप पढ़ लेंगे, फिर 3 दिन बाद कोई पूछेगा तो आपको कन्फ्यूज हो जाएंगे, याद नहीं रहेगा चीज़ें इसमें। तो इसलिए ये चीज़ें अभी क्लियर करके हमेशा के लिए इसको एकदम सही कर लीजिए, ताकि एग्जाम में अगर पूछता भी है तो कभी भी सही ना हो, और इसको बार बार दोबारा पढ़ने की ज़रूरत अब ना पड़े। मतलब स्टार्टिंग में देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपको याद रखे तो रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ता है। इट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे करते हैं, कितनी बार में कर लेते हैं, ये आपकी अलग अलग क्षमता और तरीका है। तो हम यहाँ पे जो संभवतः हो सकेगा कि हम उसी लाइन पे चलेंगे कि रिवीजन के थ्रू आपको पूरा एकदम हमारा प्रयास रहेगा कि आपको चीज़ें हमेशा के लिए रट जाएँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही चीज़ पूछा गया है कि किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935। तो केंद्र में कहीं भी पूछे, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली मतलब 1935 याद रखिए। जैसे हमने बताया था बजट, बजट मतलब 1892, बजट मतलब 1892, केंद्र में द्वैध मतलब 1935। वहीं पूछे राज्य में, राज्य में द्वैध मतलब 1919, ऐसे याद रखिए। और जब केंद्र वाला आया 1935 में, तो राज्य वाले को समाप्त कर दिया गया, इसका जो द्वैध है वो समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड कि भारतीय विधान पालिका
प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाएगी? देखिए इम्पोर्टेंट है। जो देखिए भारतीय विधान पालिका जिसे द्विसदनीय हम बोलते हैं, आज के समय हमारा लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा और राज्यसभा, है ना? राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो ये दो सदन हो गए हमारे संसद के, दो सदन हो गए। तो उसी तरीके से पहली बार विधान पालिका को दो सदनी कब बनाया गया था? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, याद रखिएगा। तो 1919 में हमने क्या क्या पढ़ा? राज्य में द्वैध शासन आता है, राज्य में द्वैध शासन आता है, और विधान पालिका को दो सदन बना दिया गया, और दो सदन बना दिया गया विधान पालिका में। ये चीज़ें हमें नहीं भूलनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में, ये वाला, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे होंगे सबसे नीचे जो है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। देखिए अभी तक 1919 में हमने दो चीज़ें सीखी कि 1919 के तहत राज्यों में द्वैध शासन स्टार्ट किया गया, और 1919 में ही जो हमारी विधान पालिका है उसको दो सदन बनाया गया, ठीक है। अब हो सकता है 1919 का एक और चीज़ हम सीखेंगे, अभी आगे हम देख रहे हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ये था कि सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा सही है। ऑप्शन ये है कि भारत सरकार ने 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, भारतीय सिविल सेवा में 1941 भारतीयों का भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। ये वाला जो ऑप्शन है यूरोपवासियों से अधिक था। भारतवासियों का प्रतिशत, ठीक है। देखिए इसका एक और दो दोनों ही सही, आर का सवाल है 2021 का, ठीक है। तो अब ये चीज़ हुआ, यहाँ पे हमने चीज़ देखा कि जो पहला ऑप्शन था कि भारत सरकार ने 1919 में सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था, ठीक है। जी हाँ, ये सही है। 1919 में द्वैध शासन राज्यों में, उसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ी थी 1919 में। देखिए राज्यों में जब द्वैध शासन आया, और आपको याद है कि 1935 में हमने बताया था केंद्र में द्वैध शासन आया था, तो 1919 का जो राज्यों का द्वैध शासन था वो समाप्त कर दिया गया था उस समय, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग करके चलेंगे। अच्छा, अब ये चीज़ हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद ये जो 1919 में था, सब्जेक्ट्स को दो पार्टों मतलब ये द्वैध शासन राज्य का हो गया और द्विसदनीय बनाया, जो पालिका है उसको द्विसदनीय बना दिया गया था। विधायिका को, हमारी विधान पालिका को द्विसदनीय बना दिया गया था उस समय। द्विसदनीय बना दिया गया था। और सिविल सेवा, सिविल सर्विसेज के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए, जिस परीक्षा की तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं, हमें उम्मीद है कि कुछ लोग पीसीएस वाले भी हो सकता है हमारे वीडियो को देखें, हो सकता है अगर उनको अच्छा लगे तो रिवीजन के पर्पज़ से। तो बस ये याद रखिएगा कि 1919 का जो भारत एक्ट था उसी के तहत इसका प्रावधान किया गया था। सिविल सर्विसेज के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था। तो 1919 के एक्ट में हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। पहला चीज़ द्वैध शासन, पहला द्वैध शासन, दूसरा जो है ये सिविल सेवा परीक्षा का जो प्रावधान किया गया था याद रखना है। और तीसरा एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि दो सदन, जो दो सदन बनाए गए थे
1919 के एक्ट के तहत किए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे है। तो देखिए हमारा जो संविधान है ज़्यादातर चीज़ें उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं। तो इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही ली गई हैं ज़्यादातर चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन आपने पढ़ा था 1935 की अधिनियम द्वारा लागू किया गया था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हम लोग फ्रेंड्स ऑलमोस्ट जो पहला चैप्टर है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। हमें लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस मतलब 4-5 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, तो उसको मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, एक अगला वीडियो। इसके साथ हमारे ये पहले क्वेश्चंस का जो PYQ का है सारा ये कंप्लीट हो जाएगा। और डिपेंड्स कि आपका मोटिवेशन हमारे लिए क्या रहता है, आपका हमारे लिए कितना आप कर पाते हैं। बस एक छोटा सा आपसे सहयोग चाहिए कि हमारे वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ये हमारा इनिशिएटिव है और मैं आपको दावा कर रहा हूँ कि आपको मैं जो प्रॉमिस कर रहा हूँ कि सब कुछ लेके आऊँगा। इंडियन पॉलिटी का जो मैं बोल रहा हूँ कि PYQ का जो सीरीज़ है प्रीवियस 30 ईयर्स का UPPSC का, वो मैं पूरा एंड टू एंड चैप्टर वाइज लेके आऊँगा आपके लिए। बस एक छोटा सा सहयोग चाहिए कि हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू।